नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष। और देखिए, अब हम बड़ी बहस में या फिर व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू के सहारे बिहार की राजनीति को एक अलग दिशा देने की तैयारी में लगे प्रशांत किशोर के बारे में अब हम नियमित चर्चा करेंगे। नियमित हम उनके हर एक्टिविटी पर नजर रखेंगे, वो क्या सोचते हैं, बिहार को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हमेशा, क्योंकि 2025 में जिस तरीके से प्रशांत किशोर तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए, जबरदस्त चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उसके वो एक्सपर्ट है। राजनीतिक रूप से उनकी क्या समझदारी है, ये उनके कई भाषणों से समझा जा सकता है। आजकल वो जिसकी जितनी जाति उतना हम प्रतिशत देंगे संगठन में, इस तरह की भी बात करते हैं। छैला बिहारी को भी पार्टी में शामिल किए हैं। तो मतलब साफ है कि राजनीति में, मतलब कहते हैं ना, प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है। लव एंड वार एवरीथिंग इज राइट। तो प्रशांत किशोर उसी लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं कि राजनीति में सब कुछ सही है, सामने वाला व्यक्ति क्या है इससे मतलब नहीं है, जितना है आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे व्यक्ति भी आए जिन पर बहुत सारी चीजें, क्योंकि उनका जो विधान परिषद है छपरा से, वो बहुत बेदाग नहीं है। कई तरह की चर्चा है उनके छपरा में, जब आप जाएंगे तो सुनने को मिलेंगे। इसलिए वो सारी मान्यताएं जो एक पॉलिटिक्स को निष्पक्ष या पॉलिटिक्स में उन चीजों को जिसकी एक इमेज लोगों के मन में है कि पॉलिटिशियन मतलब अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, उनसे उनका उस तरीके का वास्ता अभी तक होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्योंकि शुरुआती दिनों में बहुत सारे IAS IPS जो रिटायर्ड थे उनको जोड़ा उन्होंने, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर को जोड़ा जो सोशल फील्ड में काम कर रहे हैं। मैंने देखा है व्यक्तिगत तौर पर, ऐसे बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात हुई, उनको उन्होंने पार्टी से जोड़ा। लेकिन बात जैसे जैसे चुनाव लड़ने की आ रही है, ऐसे ऐसे लोग अब जुड़ने लगे हैं जो लोग, कोई जरूरी नहीं है कि चरित्र के विचार से बहुत पाक साफ हो। वैसे राजनीति में इस तरह के लोगों की जरूरत आज नहीं है। और प्रशांत किशोर भी हमें लगता है कि इन चीजों को वो समझने लगे। चलिए, हम आज इस मसले पर बात करने के लिए एक खास मेहमान हम आपकी मुलाकात कराएंगे जो खुद चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव इस बार भी लोकसभा का चुनाव लड़ा है और चुनावी राजनीति क्या है उसको बहुत ही करीब से उन्होंने जाना है। वो अपने वैचारिक प्रतिबद्धता से समझौता करने को तैयार नहीं है। इस वजह से उन्होंने DSP की नौकरी छोड़ी और उन्होंने नौकरी प्रोफेसर की ताकि हम चुनाव लड़ सके और चुनाव के सहारे परिवर्तन की बात सोच रहे हैं। कुमार प्रशांत की टीम इनके संपर्क में, इन्हें भी संपर्क में किया कि भाई, क्योंकि इस तरीके के जितने लोग हैं बिहार में, वो कुमार प्रशांत कहीं न कहीं अपने टीम के माध्यम से उनसे संपर्क करते हैं। हम बात अखिलेश जी की कर रहे हैं और अखिलेश जी से हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार, इस कार्यक्रम में आप जुड़े। सीधा सवाल है अखिलेश जी कि आप चुनाव खुद लड़े हैं और व्यवस्था बदलने की बात आप चुनावी राजनीति से करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर भी कमोबेश उसी मिजाज में बिहार आए थे और बिहार में उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत की। गांव-गांव वो घूम रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टी वो फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, छैला बिहारी जैसे लोग भी उनके पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर की पोती भी शामिल हो रही है, कई ऐसे लोग भी अब शामिल हो रहे हैं। अब राजवंशी जो RJD से जिनको बाहर किया गया वो भी शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जो राजनीतिक रूप से पूरी तौर पर पाक साफ नहीं है। और खुद प्रशांत किशोर कहते हैं कि पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो पैसे के सहारे जो राजनीति करने के लिए जो आए हैं प्रशांत किशोर, आप प्रशांत किशोर को लेकर आपकी क्या नजरिया है? देखिए संतोष जी, प्रशांत को लेकर के मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत शुरू से बहुत क्लियर रहा है। जब लोग उसके बारे में बहुत बड़ा दावा करते थे और लिखते थे कि बहुत बड़ा चुनाव स्ट्रेटजिस्ट है, उस समय भी मैंने कई बार फेसबुक पे दूसरे के वॉल पे या अपने वॉल पे लिखा था कि अगर वो इतने बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं तो वो ममता बनर्जी को बिहार में जितवा दें, नीतीश जी को बंगाल में जितवा दें, अखिलेश को तमिलनाडु में जितवा दें,
स्टालिन को उत्तर प्रदेश में जितवा दें और नवीन पटनायक को वो दिल्ली में जितवा दें, केजरीवाल को वो केरला में जितवा दें। तो ये अगर इतना ताकत उनमें है तो वो करा दें। तो ये देखिए समझिए ये देश जो है ना भेड़ लोगों का देश है। यहाँ पे कोई भी आदमी कुछ भी करके निकल जाएगा और किसी को हवा तक नहीं लगेगा। तो प्रशांत कभी भी आइडियोलॉजिकल नहीं रहा है, ना आगे भी रहेगा वो। उसका जो शुरुआत है, आप 2014 में वो अपने आप को मानता है कि जो बीजेपी सरकार आई थी तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अगर सचमुच उसका रोल है या ये फैब्रिकेटेड है, मैं नहीं जानता हूँ। अगर सचमुच रोल है तो वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसी समय में भारतीय राजनीति में जुमला का एक बहुत बड़ा प्रचंड मतलब ये हुआ। जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोले कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएँगे, काला धन वापस आएगा, पेट्रोल जो है 30 रुपए हो जाएँगे। बाबा रामदेव जैसे लोग भी उसमें सपोर्ट किए, अन्ना मूवमेंट हुआ, केजरीवाल, ये सारी चीज़ें जो हुई, उसके वो सूत्रधार थे। अगर वो आप बोलते हैं कि उस टीम में थे, कई फोटोग्राफ है उस समय का 2014 का उनका, तो इसका मतलब वो फरेब से तो शुरू ही किए हैं अपना लाइफ को और जुमला से शुरू किए हैं। आज उनका एक देखिए कि कभी आप देख लेंगे कि एक नया जुमला दे रहे हैं वो, कि मैं 6 महीने में बिहार से बाहर जितने लोग वो काम कर रहे हैं, उनको वापस बुला लूँगा। जो ये माइग्रेशन इधर से माइग्रेंट लेबरर्स है, करोड़ों में है वो, मतलब 2-3 करोड़ माइग्रेंट लेबरर हैं बिहार के, जो दूसरे प्रदेश में जाकर काम करते हैं, जिसमें कोसी सीमांचल के सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लेबरर है। तो अब उनके पास क्या रोड मैप है कि 6 महीना में कोई जादू का छड़ी है? ये निहायत जुमला है। और जितना तरह का राजनीति में भ्रष्टाचार हो सकता है वो अभी से शुरू कर चुके हैं। अभी पार्टी का गठन नहीं हुआ है। अब आप देखिए कि क्या ये कॉर्पोरेट से चलेगा? ये सेल्समैन बहाल कर रहे हैं और इससे लोकतंत्र सेल्समैन से नहीं चलता है। अगर आप सेल्समैन बहाल करके लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप लोकतंत्र पे मतलब प्रहार कर रहे हैं। लोकतंत्र कार्यकर्ताओं से चलता है, लोकतंत्र आम लोगों के इमोशन से चलता है। अब आप ही अभी आप तुरंत बोल रहे थे, आपका मैं इंट्रोडक्शन सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि अब इनको ये मतलब नहीं कि कौन व्यक्ति किस छवि का है। इन-केन प्रकारेण ये ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं जिससे कि ये चुनाव जीत सके। और ऐसे जो भी लोग हों, चाहे वो मतलब दागदार लोग हों, उससे कोई मतलब नहीं इनको। अब ये देखिए कास्ट की बात अभी शुरू से कर रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं कि मैं मतलब पहले दलित को दूँगा, फिर मुसलमान को दूँगा, फिर इसको दूँगा, उसको दूँगा। तो ये वोट पॉलिटिक्स कौन नहीं जान रहा है। अभी ज़्यादा नहीं, 1 महीना पीछे आप बैक चले जाइए। 1-2 महीना पहले 4 जून को गणना हुआ। आप मई में आप देखिए कि मिड मई से इसका लगातार देश भर के सारे मीडिया में इंटरव्यू चलता है। ऐसा इतना बड़ा ये पर्सनैलिटी नहीं है कि जो मीडिया इसको बुलाएगा। वो सब पेड मीडिया का ज़माना है, बैकएंड से सपोर्ट है, बड़े पार्टी का और इन्होंने लगातार मोदी जी का महिमा मंडन किया और वो मतलब झूठ बोले, पूरे मीडिया हाउस में जाके झूठ बोले, सबको पता था कि रिजल्ट क्या आने वाला है और इस बार तो मीडिया हाउस ने पूरा झूठ बोला। उन्होंने मतलब विपक्ष और पक्ष का फाइट को इक्वल दिखाया नहीं जबकि इक्वल चल रहे थे और ये जो मान लीजिए इतने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं, इतने बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, तो अभी हाल में चुनाव में जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया, उस प्रेडिक्शन का क्या हुआ? वो तो एकदम हवा हो गया। उसमें उसमें तो कहीं-कहीं नहीं टिके। राजनीति से मैं संन्यास ले लूँगा। हाँ, मतलब वो तो सब झूठ का झूठ बोलते हैं। इसके बाद वो फिर मतलब वो उसको पल्ला झाड़े, जैसे हम लोगों में होता है ना मतलब कि कुछ भी बोल दीजिए झाड़ेगा ऐसे-ऐसे और फिर से अपना हो जाएगा। तो अब उस चीज़ को वो झाड़ के फिर से वापस अपना आ गए पार्टी बनाने के लिए और अभी जो वो कास्ट ग्रीड, रिलिजन ग्रीड और इन चीज़ों को जो इनकलकेट कर मतलब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो बहुत खतरनाक है आने वाला समय में पॉलिटिक्स के लिए। अब है क्या कि देखिए कि लोग पॉलिटिकल एस्पिरेशन से बहुत लोग आते हैं। मुझे बहुत खेद है कि आनंद मिश्रा जैसा आदमी इतना बड़ा जॉब छोड़ के आया। पहले तो पूरा चुनाव वो मतलब जिस एजेंडा पे लड़ा वो ऐसा जब उनको बीजेपी से कमिटमेंट रहा होगा, उसी लाइन पे लड़ा और वो बोलते हैं कि हम आरएसएस के लोग हैं, शुरू से मैं रहा हूँ और उ उस एजेंडा पे चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। लोकतंत्र के एजेंडा पे उनको चुनाव लड़ना चाहिए और आज वो मतलब प्रशांत जैसे फरेब आदमी के साथ आ गए हैं। तो अब आप समझिए कि उनका उनके ऊपर भी मेरे को बहुत क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं। अखिलेश जी आप सीधे-सीधे प्रशांत किशोर को फरेब कर रहे हैं। मतलब ये वजह जानना चाहेंगे क्या? नहीं देखिए, क्योंकि मतलब हमारा ये कहना है कि आप गलत कमिटमेंट कर रहे हैं।
आप ही बोलते हैं कि 2000, वो खुल के बोलते हैं कि इस देश के अंदर में एक बिहारी फेसबुक का यूज करना सिखा है पॉलिटिक्स में। तो वो क्या था ये? अब आप समझिए लोगों का इमोशन, मतलब आप फेसबुक और व्हाट्सएप मैसेजिंग के माध्यम से लोगों का इमोशनल ब्लैकमेल किया आप। तो वो काइंड ऑफ क्या है बताइए? डिसट्रस्ट है कि नहीं? अब अभी जैसे मान लीजिए जिस तरह से वो लोकसभा चुनाव के दरमियान में मिड मई से उन्होंने अपना इंटरव्यू किया है, वो क्या है? ये बताइए। उनको पता था? और क्या उसके लिए उन्होंने माफी मांगा? अगर मेरे से आदमी रहता और कोई प्रेडिक्ट करेंगे तो हम माफी मांगते। हम लोग भी मान लीजिए लड़कों को मेंटरशिप करते हैं, कई बार हमारा कट ऑफ का अनुमान गलत होता है तो हम बच्चों को सॉरी बोलते हैं कि ये जो हमने अनुमान लगाया था वो हमारा सही नहीं निकला। तो वो क्या अपने इस गलती के लिए माफी मांगे? अगर नहीं मांगे तो इसका मतलब उनका ये फैब्रिकेशन था, पहले से माइंड में चल रहा था पहले से उनका। तो आप गौर से देखिए, ये जो मान लीजिए जो कॉर्पोरेट कल्चर को आप देखिए कि जिला-जिला एम्प्लॉयी है। हमारे पास जो भी प्रशांत किशोर के लोग आए, वो बोले, मैं उनसे पूछा कि आप कार्यकर्ता हो या एम्प्लॉयी हो? उन्होंने बोला मैं एम्प्लॉयी हूँ, सैलरी पे काम करता हूँ मैं। तो अब आप बताइए कि जब इस तरह से पैसों का खेल लोकतंत्र में शुरू हो जाएगा, अगर प्रशांत सफल होते हैं कुछ भी स्केल में, अब वो 10 सीट जीतते हैं, सरकार बना लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। उससे मेरा कोई मतलब नहीं, उससे मेरा कोई बहस नहीं है। उसके सफलता-असफलता पे हम नहीं नापते किसी आदमी का क्रेडिट और डिस्क्रेडिट। कोई आदमी पद पे 1000 साल रह जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पद पे रह के उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, ये बहुत मायने रखता है। ये अगर मान लीजिए कोई 10 साल, 20 साल प्रधानमंत्री रह जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? अब कोई बहुत तानाशाह है, तो वो मतलब 20 साल, 30 साल, 40 साल तक राज करते हैं, लेकिन वो सोसाइटी को क्या दे के जाते हैं? किस लिए उसको हिस्ट्री याद रखेगा? ये भी तो एक कैलकुलेशन का मामला है। हमारे लिए हम लोग 1000 असफलता को गले लगा लेंगे, लेकिन इस तरह से मतलब हम लोग अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप जिस कॉर्पोरेट कल्चर को पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जिसको आप इन्वेड कर रहे हैं, आने वाला समय में क्या होगा अगर प्रशांत सफल होते हैं, तो अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इस तरह जो कॉर्पोरेट हाउस हैं, बैठे लोग, उनको लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छा मॉडल है। वो तुरंत क्या करेंगे, 10 सीईओ, मतलब हर स्टेट के लिए एक-एक सीईओ बहाल करेंगे और वो मतलब पाइपलाइन में अपना एम्प्लॉयी बहाल कर लेंगे, आईटीएन, आईआईएम से हायर कर लेंगे और एक से एक स्ट्रैटेजिस्ट लोगों को हायर कर लेंगे, करोड़ों-करोड़ रुपए का पैकेज देकर। जो अभी क्रोनिक कैपिटलिज्म चल रहा है, वो जो सरकार की पॉलिसी में हस्तक्षेप करते हैं, डायरेक्ट वो सरकार बनाएँगे फिर। अगर मान लीजिए ये सफल होते हैं तो समझिए कि हमारा लोकतंत्र। अब एक बताइए कि साधारण व्यक्ति है जो 5000 रुपए का भी आमदनी नहीं है महीने का, वो पहले जमाने में चुनाव लड़ लेते थे। हिस्ट्री है हमारे देश के अंदर में। क्या इस मॉडल पे वो लड़ सकेगा? क्या ये लोकतंत्र है? नहीं है। तो मतलब जो आप कॉर्पोरेट कल्चर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एकदम बहुत गलत है। जो आप वादे कर रहे हैं, वो गलत वादे हैं। अगर आप 6 महीना में बोलते हैं सारे मज़दूरों को बुला लेंगे, तो आप अपना रोड मैप बताइए कि 6 महीना में कैसे आप 2 करोड़ लोगों को एडजस्ट कीजिएगा? कहाँ कीजिएगा? कौन-सा छड़ी घुमा दीजिएगा? 6 महीने में कोई इंडस्ट्री लगता है देश के अंदर, राज्य के अंदर? सदियों लगता है। आप 1 दशक तक मतलब जब प्लान करेंगे तब जाकर के आप कोई चीज़ को ला सकते हैं। ये कोई रातों-रात है, जिसे हम लोग सुनते थे, जिन है रातों-रात पोखर खून दिया। तो ऐसा क्या है, रातों-रात वो जिन को ले आएँगे और पूरे बिहार का इंडस्ट्रियलाइज़ेशन कर देंगे। क्या रोड मैप है उनका? ये रोड मैप उनको रिवील करना चाहिए कि ये बताएँ कि ये मेरा रोड मैप है। तब जाके अब ये देखिए कि कितने जगह अब 2014 से चलिए इनका सफर को देखिए। भारत की जितनी मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, सबों के साथ इन्होंने काम किया। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी सबों के साथ काम करेगा? ये बिज़नेस एथिक्स भी नहीं है। अगर वो प्ली लेते हैं, उनके लोग लेते हैं कि इनका ये पेशा था, तो पेशा भी एथिक्स के साथ किया जाता है। ये समझिए। कोई मान लीजिए पेशा का मतलब ये नहीं होता कि किसी के साथ भी करने लग जाइए आप। उसके साथ भी एक आइडियोलॉजी होता है कि अगर मान लीजिए हम बोलेंगे कि बिज़नेस कर रहे हैं, हम अफ़ीम बेचना शुरू करें, हम स्मैक बेचना शुरू करें और उसको लोग बोले कि दिस इज़ बिज़नेस, हमको पैसे कमाने हैं, हम ₹100 में अफ़ीम खरीदते हैं, 150 में बेचेंगे। दिस इज़ माय जॉब एंड मतलब ऑल थिंग। तो ये क्या सही है, ये बताइए? तो ऐसे नहीं चलेगा। आपका अपना क्या आइडियोलॉजी था? अब वो मतलब नीतीश जी के साथ गए, लालू जी के साथ गए। एक मेरा और सवाल है उनसे, आज वो नीतीश की बुराई करते हैं, आज वो लालू की बुराई करते हैं, आज वो तेजस्वी को बोलते हैं नवाब। 2015 में यही आदमी तेजस्वी के लिए काम कर रहा था, यही उसके लिए मतलब स्लोगन लिख रहा था, यही उसके लिए बूथ मैनेज कर रहा था। उस समय में क्या तेजस्वी बीए पास थे? उस समय में क्या ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे वो?
क्या आज लालू यादव के ऊपर जो मतलब आरोप लगाया जा रहा है वो उसके द्वारा, तो क्या ये चीजें 2015 के बाद का आरोप है या उसके पहले का आरोप है? अगर नीतीश कुमार विकास नहीं कर पाए तो 2015 के बाद नहीं कर पाए कि 2015 से पहले भी वो सरकार में थे, तो उसके 10 साल टेन्योर पूरा कर चुके थे। तो आपका क्या कहना है, मतलब आप पहले क्या बोलते थे? इसीलिए मैं फरेब शब्द का इस्तेमाल किया हूँ कि आप जब जिस आदमी के साथ काम कर चुके हो उस समय में आपको वो अच्छा लगता था, अब उसको आप खराब बोल रहे हो क्योंकि आपको अपना राजनीति चमकाना है। तो ये फरेबगिरी नहीं है तो और क्या है, ये बताइए इसको? इसको हम क्या बोलते नहीं, हैं? ये आखिर क्या अखिलेश है? जी जिस तरीके से वो गांधी के तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जन सुराज, गांधी के नाम, मेरा सवाल तो यही था उनसे कि नहीं, भाई गांधी का जो विचार है उसमें आप साधन और साध्य दोनों की बात वो करते हैं। यस, आप ये दोनों चीजों में क्या आप जिस साधन और साध्य का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, क्या वो बताएंगे कि कहाँ से वो चीजें आ रही हैं? बोले यह कि भी हमारा बहुत हाँ, मेरा कमाया हुआ पैसा है। हमको कितना कमाए हैं? इस कमाए हुए पैसे को आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्यों आप लोगों को ये कहते हैं कि आपको सिर्फ चुनाव लड़ना है, जितना खर्च होगा हम सारा इन्वेस्ट करेंगे, हम नहीं, खर्च करेंगे। क्यों? कहाँ से कमाए, कहाँ से नहीं, नहीं, कमाए? कोई इंडस्ट्री अगर चलाते हैं कमा वो? के कमाए हैं तो आप तो वही काम करने जा रहे हैं ना, जो काम साउथ में लोगों में कर रहे हैं। गुजरात में जो बड़े-बड़े मिलेनियर हैं वो चुनाव लड़ते हैं और पैसे खर्च करके जीत लेते हैं। तो आप बिहार को भी उसी मॉडल, बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है एग्ज़ैक्टली। जो जहाँ गुजरात मॉडल अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। तो आप तो गुजरात मॉडल को कामयाबी कैसे हासिल हो इसके लिए आप आए हैं। तो बड़ी गुस्से हो गए में आ गए। प्रशांत किशोर के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि वो सवाल आपका नहीं लेगा। आप जो कह रहा है नहीं, उसकी बात देखिए करेंगे। जी। एग्जैक्टली देखिए एग्जैक्टली बहुत सही कर रहे हैं और ये बहुत पीड़ादायक है कि वो गांधी जैसे पर्सनालिटी का मतलब लगाते हैं फोटो। गांधी जी कभी भी पूंजीवाद का समर्थन नहीं करते थे, कॉर्पोरेटाइजेशन का समर्थन नहीं करते थे, वो स्मॉल स्केल की बात करते थे। और ये पूरी तरह से गांधी जी का फोटो लगाकर और पूरे राजनीति में पैसा को इंट्रोड्यूस कर रहा है। वो पैसे के बल पर राजनीति करना चाहता है। वो बोलता है मेरा कमाया हुआ, कहाँ से कमाया? गलत तरीके से कमाया। आपने पार्टियों से जो पैसे लिए पीआरसी के नाम पे और पार्टी के पास जो पैसे है आप तो देख ही रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड और फलाना ढेकान क्रोनी कैपिटलिज्म का सब पैसा है। हमारा आपका चूसा हुआ पैसा उधर जाता है, बैकडोर से रिवर्स होके जाता है और वही चूसा हुआ पैसा इसको मिला है। तो जो गांधी जी बोलते थे कि बिना मतलब खराब मतलब साधन से अच्छे साध्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो आप एक तरफ मान लीजिए कि पैसा के बल पे राजनीति करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट का राजनीति करना चाहते हैं, जातिवाद, धर्मवाद के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं और जो दुनिया तमाम तरह के जो दागदार लोग हैं, उनके साथ में राजनीति करना चाहते हैं और आप बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा परिवर्तन ला देंगे। कैसा परिवर्तन लेके आएँगे आप? किस तरह का परिवर्तन? और परिवर्तन साफ दिख रहा है अभी आपका। अभी आप चुनाव में आए नहीं मैदान में, एकदम स्पष्ट। जैसे आपने मतलब एमएलसी चुनाव का बात लिया, अभी जो एक एमएलसी जॉइन किए हैं, उनका आप हमारे विश्वविद्यालय के हैं वो। अब उनके बारे में भी कई मतलब हम लोग तो उतना डिटेल नहीं जानते हैं, लेकिन एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था उसका। अच्छा, यही तो वो वो भी व्यक्ति है? हाँ, हाँ? हाँ, अरे यही इसमें यही ये जो इसका जो पीड़ित लड़का था ना, वो हाँ, हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहता था कि देखिए सर किस तरीके का ये आदमी है सो। हाँ, सुनते हैं यही है। कन्फर्म कर आज लीजिएगा आप, वो ठीक है। वो लड़का हमको तो इसका कितना वीडियो ऑडियो हमको भेजे हुए, हमको लगता है शायद होगा भी। हाँ, तो समझ गए? मतलब तो ये मेरा कहना है कि देखिए ऐसे नहीं चलेगा संतोष जी। अगर इस लोकतंत्र को बचाना है, एक तो लोकतंत्र ऑलरेडी डिक्लाइन मोड पे है। कहीं नेपोटिज्म है, मतलब परिवारवाद बहुत हावी है, भाई भतीजावाद बहुत हावी है। कहीं पे मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट मतलब रिलीजनिज्म में है, जो मतलब धर्मवाद का जो बोलते हैं, कहीं जातिवाद बहुत ज्यादा है और ये पैसावाद को लेकर के आ रहे हैं और तमाम चीजों को लेकर के आ रहे हैं। तो आखिर ये जो हम एक बेटर लोकतंत्र की बात करते हैं, सुचितापूर्ण राजनीति की बात करते हैं, तो वो कैसे एंश्योर होगा? वो कैसे मतलब समझिए कि हमारे भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा बन सकेगा? और इन संसाधनों से तो नहीं बन सकेगा, ऐसे लोगों के माध्यमों से तो नहीं बन सकेगा। ये एक बहुत बड़ा मतलब यक्ष प्रश्न है कि लोग आते हैं एक अच्छा आइडियोलॉजी के साथ में कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करने आए हैं।
लोकतंत्र में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब आप देखिए कि अभी वर्तमान समय में आप किसी एक यंग स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि सर किसको हम आइडियल मान करके अपनी राजनीति को शुरुआत करें? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यहाँ से लेके सभी राज्यों और केंद्र तक के जो राजनेता हैं, कोई एक नाम बता दीजिए, हम लोग होपलेस हो जाते हैं। उसको नहीं बता पाते हैं। फिर वही मतलब 60 और 70 दशक के और जो 50 के दशक के लीडर हैं, उनका नाम ले लेकर हम लोग कब तक खेपते रहेंगे? कम से कम कंटेम्परेरी टाइम में भी तो हमें ऐसे नाम होने चाहिए था हमारे पास, जिनका नाम हम गिनाते कि ये दागदार छवि का लोग है मतलब दाग रहित है और इनका आइडियोलॉजी में दम है, जो बोलते हैं उस पे स्टिक करते हैं और ये मतलब चीज़ों को सुचितापूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा आदमी मिलता कहाँ है अभी भारतीय राजनीति में? अब तो कोई भी आदमी चुनाव जीत करके जा रहा है। चुनाव जीतने का मॉड्यूल आप देख लीजिए। पूरे बिहार में जो चुनाव अभी हुए हैं, कैसे लोगों को टिकट मिला, कैसे लोग चुनाव जीत करके गए हैं और उसमें जो मेजॉरिटी जो 40 सीट है, तो 40 सीट में आप 35 सीट को आप देख लीजिए। 4-5 लोग माइल्ड प्रवृत्ति के होंगे, उसमें भी कोई बहुत हाई एथिकल लोग नहीं है। तो ये सिनेरियो हो चुका है और इन सिनेरियो में ये जैसे आग में घी डालने का काम है ना, तो प्रशांत जैसे लोग समझिए कि वो डूबता हुआ जो लोकतंत्र है, उसको और ज़्यादा ये आगे एस्केलेट करेंगे और ज़्यादा आगे बढ़ाएँगे। इसके आगे इनके कुछ नहीं करने वाला है। ये कुछ भी सफल हो जाए, मेरे बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि ये सफल होगा। हम बोले हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत लोगों का हम लोग नाम लेते हैं, वो मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, मंत्री रहे, लेकिन उसका क्या योगदान है हम उसको देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि कितने वर्षों तक वो राज किया। बहुत ऐसे राजा हैं जो राज किए, 50 साल, 30 साल, 20 साल ऐसा राज किए, हिस्ट्री में जाकर देखते हैं। लेकिन उनके पीछे एक मतलब जो उनके बैड मतलब गवर्नेंस के लिए उसको जानते हैं हम लोग, ना कि गुड गवर्नेंस के लिए जानते हैं। तो इसीलिए ये कोई मायने नहीं रखता कि कौन आदमी सफल होता है, कौन असफल होता है। हम इस पे गणना करना चाहेंगे कि उसने मतलब कितना हमारे लोकतंत्र को योगदान दिया, कितना हमारा शुचितापूर्ण राजनीति को योगदान दिया, कितना हमारा एथिकल पॉलिटिक्स को मतलब उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। इन सब चीज़ों का हम गणना करना चाहेंगे। मतलब ओवरऑल आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर भी एक ऐसी ही स्थिति मतलब एक ऐसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, जो इस राजनीति से लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। रीपैकेजिंग है, मतलब दिखाने के लिए कि हम देखिए किस तरीके से नए-नए लोगों को राजनीति में ला रहे हैं। हम बदलाव की बात सोचते हैं, बिहार बदलना चाहते हैं, जबकि इनके एजेंडे में जो बातें हैं, वो साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं इनके पीछे इनका कोई छुपा हुआ एजेंडा है, जिस एजेंडे पर ये काम करना चाहते हैं। क्या वाक़ई में आपको भी ऐसा एटलीस्ट लगता है क्या? बिल्कुल, देखिए हिडन एजेंडा तो है ही और एक और बात है हम लोगों को बहुत स्पष्ट समझ में आता है कि ये किसी और के लिए भी प्ले करते हैं। समझ गया, वो बैकडोर से और वहाँ से इनको मतलब बैकएंड से बहुत तरह का सपोर्ट मिलता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता होगा, फंड मिलता होगा, कई चीज़ें मिलता होगा। अब इनका इसका कोई एविडेंस तो हमारे पास है नहीं। लेकिन जिस स्तर का मैनेजमेंट दिखता है मीडिया के अंदर में, जिस स्तर का मैनेजमेंट दिखता है ग्राउंड पे, जिस स्तर का फंड का मतलब फ्लो दिखता है, वो बिना मतलब बैकएंड सपोर्ट से संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, चलते-चलते एक आखिरी सवाल। बिहार की डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, अभी मान लीजिए 1990 से लेके अभी तक एक खास विचारधाराओं में चीजें चली रही है। एक जंगल राज को रोकने की भी बात होती है, नीतीश कुमार अभी भी उसी के सहारे राजनीति कर रहे हैं और चेहरा देखते-देखते लोग थक चुका है। अब नीतीश भी उस मानसिक स्थिति में नहीं है। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर इसी का लाभ उठाना चाह रहा है? हाँ, और वो ऑब्वियस है। घातक होगा बिहार की राजनीति के लिए? देखिए ऑब्वियस है, इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो, इसी इन चीज़ों को उसने कैलकुलेट किया है और आप जब ग्राउंड में जाएँगे तो लोग अल्टरनेट खोजना चाह रहे हैं अभी, बिहार के लोग। और क्योंकि मतलब जो अभी मान लीजिए नीतीश जी से अगर कोई नाराज़गी होगी जनता को, तो अल्टरनेट खोजना चाहेंगे। अल्टरनेट में मान लीजिए तेजस्वी यानी उसका टीम है। अब इसी बीच में ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वो मतलब वो ये लोगों को बता रहे हैं घूम-घूम करके कि तेजस्वी का फैमिली राज कर चुका है, इसीलिए वो लोगों को भी लगता है कि हाँ, राज कर चुका है। तो एक अल्टरनेटिव के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं ये और उसमें ये बहुत हद तक अभी सफल भी है। सफल हो सकते हैं आगे भी, समझे? इसमें मेरा मतलब ये नहीं है। लेकिन
इससे बिहार की राजनीति का भला नहीं होगा, ये तो तय है। क्योंकि जिस रास्ते से ये नहीं होने वाला, क्योंकि जिस रास्ते से ये राजनीति में आ रहे हैं ना, वो रास्ता भला करने का रास्ता नहीं है। वह भी वही तिकड़म का रास्ता है, वह भी वही विभाजन का रास्ता है, वह भी वही जुमले का रास्ता है, वह भी वही झांसा का रास्ता है। तो समझ लीजिए, जब इन सब चीजों के बल पे आप कहाँ से मतलब एक बेटर फ्यूचर ऑफ बिहार देख सकते हैं, कभी नहीं देख पाएंगे। फिर मान लीजिए अगर सपोज कीजिए कि सरकार बना भी लेंगे तो उसी तरह से क्रम करके सरकार बनाएंगे, कुछ इधर दिस दैट आई वॉश करेंगे और मतलब लोगों को भी लगेगा हाँ ये हुआ। और मीडिया, मतलब मीडिया में तो कोई भी चीज आप बोल दीजिए 100 बार। अभी जैसे हमारे एक मंत्री बोले हैं कि देश के अंदर में रोजगार की कोई कमी नहीं है। इंडेक्स, उन्हीं का इंडेक्स आता है, उन्हीं का नीति आयोग का रिपोर्ट आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, और वो खुलेआम बोलते हैं और मीडिया उसको छापती भी है। तो अब मान लीजिए आप कुछ भी बोल दीजिए, मीडिया आपका सपोर्ट में है तो वो चीज सच साबित हो जाएगी, लोगों को भी लगने लगेगा कि रामराज है। तो इसमें कोई ये नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने पूरी स्पष्टता के साथ चीजों को रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अखिलेश जी थे। अखिलेश जी के बारे में कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। पहले बिहार प्रशासनिक सेवा से मतलब बीपीएससी के माध्यम से इन्होंने डीएसपी की तैयारी की और डीएसपी वो बने। फिर डीएसपी की नौकरी छोड़कर अभी पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वैचारिक रूप से भी एक अलग सोच है और दुनियादारी को देखने का नजरिया भी इनका कुछ अलग है। इसलिए हम इनसे भी जानना चाहते थे कि आखिर प्रशांत किशोर को लेकर ये क्या सोचते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर आज बिहार के लिए एक ऐसा थ्रेट की हम बात कर रहे हैं जो आने वाले समय में बिहार की पूरी राजनीति में इस तरीके से कुछ चीजों को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, जो अगर इंट्रोड्यूस हो गया, जैसे कॉरपोरेट के पैसे का इंट्रोड्यूस करने की कोशिश पूरी हो रही है। एक खास पॉलिटिकल पार्टी के खास मॉडल के प्रति ये ज्यादा सचेष्ट दिख रहे हैं। ये सब चीजें जो पर्दे के पीछे जो ये खेल खेल रहे हैं, जिससे जनता अनभिज्ञ है, तो वो भारतीय लोकतंत्र के लिए, बिहार के लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। इसलिए हम लगातार इनके हर एक्टिविटी पर लगातार हम नजर रखेंगे। ये कर क्या रहे हैं इस पर भी नजर रहेगी मेरी, और किस दिशा में ये बिहार को ले जाना चाहते हैं ये भी हम आपको लगातार इस तरीके के लोगों से मुलाकात के सहारे उनकी राजनीति को समझते भी रहेंगे, आपको समझाते भी रहेंगे। क्योंकि 2025 का चुनाव जिस अंदाज में प्रशांत किशोर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको सजग और सचेष्ट करना हम जैसे पत्रकार के लिए बहुत जरूरी है। आपको अच्छा हो सकता है कि आप उनके समर्थक हो तो आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन जो बातें अखिलेश जी ने कहा है जरा उस पर गौर फरमाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको समझ भी जाएंगे और आपको समझ में आ भी जाएगा कि आखिर प्रशांत किशोर चाहता क्या है।